बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है और वीकेंड आप अच्छे तरीके से इंजॉय भी करेंगे। अच्छा जी, इंजॉयमेंट की जहां पर बात हो रही है, मैच जिन लोगों ने इंजॉय किया है वो तो अभी तक मैच के हसार में नज़र आ रहे हैं, और क्यों ना इंजॉय किया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक के बाद एक कामयाबी और हमारी टीम ने फतुहात की हैट्रिक जो है वो मुकम्मल कर ली है। तो इसी तरह से हमारी टीम जो है वो छाई रहे और ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा करती रहे। ग्रीन शर्ट्स ने तो ज़बरदस्त दिल जीत लिए हैं और सभी कौम जो है वो खुश नज़र आ रही है। और कल जो मैच हुआ उसकी तो कुछ हाइलाइट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, आगे चल के डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज हमारे पास क्या है जी। पहली खबर, फतुहात की हैट्रिक, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी शिकस्त दे दी। N133 हुकूमत घबरा गई, इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त, लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक के कागजात मंजूर। सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाना अजाब बन गया, महकमा सेहत की नाकिस कारकर्दगी। और अमन और अमान के लिए पुलिस का क्रैकडाउन। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र। आप ये क्या करें, सड़े हुए तबसरे करने वाले कज़ाफी भट्ट? नहीं भट्ट साहब, हमने आज इतनी अच्छी खबर रखी है, आपने सड़े हुए तबसरे कह दिया। मैच जीत गया पाकिस्तान, एक के बाद एक कामयाबी, और मतलब कौम खुशी से निहाल है। हमने आज ऐसी खबरें जो है वो डिस्कस किसने कहा कौम खुशी से? मैं तो फाइनली कह रही हूँ भट्ट साहब, कोई अच्छी खबर मिल गई है। कौन सी? ये अच्छी खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है। छड्डो जी, देखे मेरी बात सुने, जहाँ पे भूख नंग अफलास नाच रही हो वहाँ पे ये शुक्र करें कुछ कौम को अच्छी तफरीह भी मिली है और अच्छी तफरीह नहीं हो रही। मैं इसलिए मैंने कहा ना, सड़े हुए तबसरे, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। ये कोई, यानी कि आप वक्ती तौर पे तो अपने आप को खुश कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं इस खबर की जगह ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है महंगाई को शिकस्त दे दी। वो तो फिलहाल मुमकिन नहीं है भट्ट साहब, वो तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन आपको इस दौरे हुकूमत में ऐसा कुछ मुमकिन नजर आ रहा है? मुझे तो अगले दौरे हुकूमत में भी नजर नहीं आ रहा, जो कुछ हो चुका है। लेकिन जो आएंगे अभी पॉलिटिक्स नहीं जी, अभी नहीं। अभी आप मैच पे हैं, मैं मैच का मजा आप लोगों का किरकिरा। थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू। अच्छा जी, हमने मैच की खबर डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले एक अपडेट हमारे पास आ गई है जी, वो आप तक पहुंचा देते हैं। मौवने खुसूसी शहबाज गिल के वारंट गिरफ्तारी का मामला है। कल की शानदार कामयाबी जिसको जो हर कोई है एंजॉय कर रहा है। शाहीनों ने हमसाया मुल्क को 5 विकेटों से शिकस्त दी और आसिफ अली के एक ओवर में 4 छक्के जो कि जीत की, शानदार जीत की बहुत बड़ी वजह बने, मतलब कमाल कर दिखाया है। क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखें, पहली बात ये कि माजरत से मैंने कोई भी मैच नहीं देखा। बट आपने तो सारा मतलब ना मैच का मजा करके नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया। लेकिन देखें, मुझे मैच की विक्ट्री का कैसे पता लगता है? आप ये मेरे से पूछें कि पाकिस्तान जीत गया, मुझे पता लग जाता है। कैसे पता लगता है? वो ऐसे पता लगता है कि जब मैं घर जाता हूँ ना, नमाज नमूज पढ़ने के बाद जब फायरिंग होती है ना जबरदस्त, मैं अगर लाइव मैच जीत गया, वो लाहौरी अपने अंदाज में सेलिब्रेशन करता है। एग्जैक्टली मैच अच्छा है, ठीक है, टीम मेहनत कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारे। साहब छक्के देखें आपने, अगर नहीं देखे तो अब देख लें, क्या कमाल जबरदस्त मैच था। यकीन माने मैं तो बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो गई थी, लेकिन जब एक के बाद एक खिलाड़ी आउट हो रहा था, मेरा दिल कर रहा था टीवी बंद कर दूं, लेकिन उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए। मैं जिस वक्त मैच हो रहा था 148 गालबन टारगेट दिया था अफगानिस्तान ने, तो मेरे साथ मेरे कोलीग सलमान थे, हम दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे जिम में, तो उन्होंने कहा, वो साथ साथ बताते जा रहे, मैं कहा यार बंद कर यार, तू एक्सरसाइज कर। कहता जी 148 का टारगेट दे दिया। अच्छा, सलमान बड़ा पहले हैप्पी था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन जब 148 हो गया, पाकिस्तान खेलने के लिए आ गया, तो हम वापस आ रहे तो 2 आउट हो चुके थे। कहना ला यार पाकिस्तान तो मैच गया, मैं हंस पड़ा। मैं कहा यार, और वाकई एक टाइम ऐसा आ गया था कि बिल्कुल नाउमीदी सी लग रही थी कि मैच तो नहीं जीतने वाला। एग्जैक्टली आप देखें ना, एकदम हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी टीम की प्रॉब्लम ये, हम एकदम यूं करके जाते हैं और एंज करके तड़म करके। टीम की मैं कल बात करूं, हमारी टीम माशाल्लाह ये तीसरा कॉन्टिन्यूसली मैच है, बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, बॉडी लैंग्वेज और फिर आपस में कोऑर्डिनेशन इतनी जबरदस्त है कि मैं कहती हूँ कोई मिसाल देखें, इसके अंदर सबसे बड़ी आप चीज देखें,
नौजवान नस्ल, पुराना तजर्बा, ये मिक्सअप है। आप ये देखें, यानी कि शुएब मलिक, सरफराज पुराने खिलाड़ी हैं जो इसके अंदर शामिल है, जो अपने तजर्बे की बुनियाद पर नौजवानों को साथ साथ गाइड कर रहे हैं। बाबर आजम, अपना क्या नाम है इसका, आसिफ, और लोग देख लें आप, ये यंग नौजवान है जिन्होंने अभी इस टीम को आगे लेके चलना है। और यही हम कहते थे कि यार आप नए नस्ल को लेके, नए खून को लेके आए, जो आप टीम एक तैयार करें, और ये टीम तैयार हो रही है। ये आप देखिएगा कि जो खेल के मैदान के अंदर, क्रिकेट के मैदान के अंदर हमने खोया हुआ मुकाम है हमारा, हम उसके ऊपर दोबारा जाएंगे और नंबर 1 आएंगे। इन फतुहात की हैट्रिक के बाद तो कम से कम हम इतनी कौम खुश नजर आ रही है। आमिर रजा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल चाल है? करम बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, कल का मैच आपने किस तरह से एंजॉय किया? हम तो बीच में परेशान भी होकर रह गए थे कि पता नहीं पाकिस्तान मैच जीतने वाला है या नहीं, लेकिन ये जो 4 छक्के थे इन्होंने कमाल ही कर दिखाया, क्या कहेंगे? अब जो आसिफ ने जो जिस तरह से मारा है और जिस तरह से 2 मैचेस में वो परफॉर्म कर गया, और दोनों मैचेस में जो है पाकिस्तान को उस वक्त ज़रूरत थी उसकी हिटिंग की, और उसने वैसी ही हिटिंग की। उससे नज़र आता है कि इस प्लेयर का मुस्तकबिल भी रोशन है और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी मुस्तकबिल रोशन है। बाबर आजम वंस अगेन उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और कैप्टन इनिंग्स खेली। वो आउट हो गए, लेकिन वो जिस तरीके से आउट हुए हैं वो मारने वाला तरीका था, वो कोई रोकने वाला तरीका नहीं था। जो हम कहते हैं कि T20 में एक एक बॉल कीमती है, एक डॉट बॉल जो है वो मैच का फैसला बदल देता है, और एक बॉल पर लगने वाला छक्का जो है वो भी मैच को आपके हक में या आपके खिलाफ कर देता है। तो इससे पहले जो मैच हुआ वेस्ट इंडीज का और बांग्लादेश का, उसमें आपने देखा कि कैसे एक एक बॉल पर जो थे सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, दोनों मुल्क के लोगों की भी और क्रिकेट फैंस की भी। हम लोग देख रहे थे तो हमें भी लग रहा था कि क्रिकेट फैंस वैसे रात को भी परेशान नजर आए। बीच में मेरा भी दिल, आमिर भाई, यही कर रहा था, जब एक के बाद एक खिलाड़ी आउट होना शुरू हुआ तो मेरा दिल कर रहा था मैं अब टीवी बंद कर दूं, लेकिन उसके बाद क्या कमाल मैच, एकदम से वो कहते हैं ना पलटा खा जाना, वो सूरत हाल हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं समझता हूँ कि आसिफ की जो परफॉर्मेंस है और इन 2 मैचेस में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी और कल के अफगानिस्तान के खिलाफ भी, और दूसरा खुशी ये भी हो रही थी कि अफगान फैंस जो हैं वो भी भरपूर तरीके से इस मैच को एंजॉय कर रहे थे, और उनकी भी सांसें ऊपर नीचे और उनके भी तासुरात जो हैं वो कभी खुशी के होते थे, कभी उनके दुख नजर आता था। तो जो तालिबान का वो तासर हमें अफगानिस्तान का नाम लेकर आता है आगे, शायद वहाँ सब कुछ बंद हो चुका है तो लोग आज भी वहाँ पे हंसते हैं, खेलते हैं, और उसका एक अक्स जो है हमें कल के मैच में नजर आया। हमारा हमसाया मुल्क है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, और उन्होंने टॉस जीतकर जैसा मुश्किल फैसला किया उसको उन्होंने साबित किया कि उसका फैसला ठीक था। अच्छे उन्होंने रन बनाए, और एक मौके पर वो पाकिस्तान को फंसा चुके थे, जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड भी इस तरफ से नहीं उसको फंसा चुके। तो मैं अफगान टीम को भी जरूर दाद देना चाहूंगा कि उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनके बैट्समैन ने। ये आपने बड़ी अच्छी चीज जो है हाईलाइट किया आमिर भाई, फील्डिंग उनकी तरफ से बहुत ज्यादा सख्त की जा रही थी। एंड वाले हमने देखा कि आपको एक स्कोर लेने के लिए भी प्लेयर्स हमारे इधर उधर परेशान हो रहे थे कि किस तरह वो आगे बढ़े। आप हमेशा याद रखें कि एक उस्ताद को खुशी होती है कि उसका शागिर्द जो है वो उससे आगे निकले। तो कल अफगानिस्तान को देखकर मुझे ये तमाम प्लेयर्स वो हैं जिनको पाकिस्तानियों ने ही ट्रेन किया है। उससे पहले भी जो इनकी टीम थी वो सारी की सारी वो तो पैदा भी पाकिस्तान में हुई थी। इनमें से भी कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में पैदा हुए, लेकिन वो अफगानी है और अफगानिस्तान की तरफ से खेल रहे। तो हमें बड़ी खुशी है कि जिनको हमने क्रिकेट सिखाई थी आज वो बड़ी टीमों को नाकोचने चुवाने के काबिल हो। बिल्कुल, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि हेल्दी सा इन्वायरमेंट है और हर तरफ हमें लोग खुशी से निहाल नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आमिर रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बट साहब, लाहौरियों का जो एक मुनफरिद स्टाइल होता है सेलिब्रेशन का, वो हम देख रहे हैं कि पिछले 3 मैच जो हैं लाहौरी अपनी रिवायत बरकरार रखे हुए हैं। उसी तरह से भंगड़े और आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। ये चीज़ें बड़ी जो हैं वो लाहौरियों की एक खासा समझी जाती हैं। देखिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लाहौरियों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, जो मर्जी ਤੁਸੀਂ कर लो। मैं कहना ਤੁਸੀਂ बंदे ਨੂੰ चुके जिथे मर्जी ला जाए। वो अगर लाहौरिया है ना, वो इंग्लैंड भी चला गया ना तो उसने लाहौरिया ही रहना। उसने उसी तरीके से जीत को सेलिब्रेट करना है जिस तरह के वो लाहौर में बैठ के करता है। तो आप लाहौरियों के हवाले से ना हमेशा
अच्छी चीज़ रखा करके लाहौरिया। हाँ, अच्छा आप ये देखें, अगर कभी मैच हार भी जाए तो आपको लाहौरिया उस तरीके से जो है वो एग्रेसिव होता हुआ नजर नहीं आएगा। हर जगह पे होते हैं लोग एग्रेसिव, और अच्छा यार चल यार छड़ कोई गल नहीं यार अगला मैच जीत लांगे। ये स्टाइल है, ये हमारा स्टाइल है, और हम लाहौरिये प्राउड करते हैं भाई अपने स्टाइल दे उत्ते कि जनाब असी जीतीए हारिए पर असी अपना जड़ा सेलिब्रेशन दा स्टाइल हैगा ना उन्होंने नहीं बदलना हैगा। और देखिए असल मैच जो हमारा था ना वो था इंडिया के साथ, बिल्कुल, और दूसरा मैच था हमारा न्यूजीलैंड के साथ, हमने दोनों को मारा। सिंपल बात है, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। चौधरी साहब ने कहा हमारा तो हमने तो न्यूजीलैंड को मजा चखाना था, इंडिया तो ऐसे बीच में आ गया। फवाद चौधरी साहब की क्या बात है, फवाद चौधरी साहब का नाम ना ही लिया होते बेहतर है। फिर मैं वैसे इन मैचेस को बस क्या सियासतदान क्या आम शहरी सभी लोगों ने एंजॉय किया। बट साहब देखें एंजॉय तो वो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं इस वक्त, मैच थी वो तो बेहतर है बाद में नहीं हमने बाकी चीजों पे भी आना है, आऊंगा ना, मैं बाद में आऊंगा ना उधर, अभी तो मैच डिस्कस कर। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हमने वर्ल्ड कप इंडिया और न्यूजीलैंड को हरा के वो जीत लिया है। हमारी टीम बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है और मेरी दुआ है कि इसी तरह परफॉर्म करे। लेकिन इंज करके ना इंज करके जो टीम साड़ी इंज करके जाती है ना तो इंज करके डिग भी पैंदी है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, पाकिस्तान ने जब बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया ना तो एंड पे जाके खाची मारी है, इंज करके डिगा जी ठा। लेकिन हम माशाल्लाह से जिस तरह से अब टीम परफॉर्म कर रही है, हमारी बहुत सारी दुआएं जो है हमारी टीम के साथ है जी, बिल्कुल ऐसे ही। और हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान जो है ट्रॉफी जो है इंशाल्लाह लेके आए इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, हम शायकीन के आपको शॉट्स दिखा देते हैं मैच के बाद, शायकीन कितने खुश हैं वो आपको दिखाते हैं जी। लाहौरिया ने उंज ही करना है, और ईमान नाल अगर मैं भी इत्थे होंदा ना जिस तरह ढोल जो बजदा ना तो बंदे दा दिल करदा है। और ये लाहौरियों का ना सेलिब्रेशन का मुनफरिद अंदाज है जो कि हमने आपको दिखाया है। ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ बात करेंगे NA 133 के हवाले से, जहां पर हुकूमत अब शायद घबरा गई है और एक दफ़ा हम देख रहे हैं कि जो उनकी जानिब से मुतालिबा ये किया गया कि फ़िलहाल इसको मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ फिर जो हमने सियासी सरगर्मियाँ देखी इस इलाके में, कल हमने आपको दिखाया कि किस तरह से तरक्याती काम का आगाज़ कर दिया गया है, और हालांकि पाबंदी होती है तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अगली खबर हम डिस्कस करेंगे। लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज़ मलिक के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि NA 133 में हुकूमत घबराई हुई नजर आ रही है। बट साहब क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल है, भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चला रही थी हुकूमत। बिल्कुल है। बुनियादी तौर पर ना एक तो उनसे गलती होगी जिसकी आज समाअत हो रही है इलेक्शन कमीशन के अंदर, कि मुझे समझ नहीं लग रही कि इतना बड़ा ब्लंडर हो किस तरह गया। बिल्कुल, क्योंकि जो इलेक्शन लड़ रहा उसका ज़रूरी नहीं है कि वो उस हलके से ही वोटर हो, वो कहीं से भी लड़ सकता है। चीचा वतनी का भी होगा तो वो लाहौर से आके इलेक्शन लड़ ले। लेकिन जो उसके तायद कुनिंदा होते हैं उनका उस हलके का वोटर होना ज़रूरी है। अब उनके जो कागजात हैं, जो अभी तक चीज़ें सामने, उनके कागजात के अंदर उन लोगों ने तायद कुनिंदा के ऊपर सिग्नेचर किए हैं जो उस हलके के वोटर नहीं हैं, उसके ऊपर ये इतराज़ लगा है और आज उसकी हेयरिंग भी हो रही है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो आवाम के साथ सलूक किया है वो सबके सामने है। मैंने आपको बताया था ना कि PTA के उम्मीदवार को आंडे पे ने, देखिए ये रिएक्शन है, उनको नज़र आ रहा है कि क्या होगा इलेक्शन के अंदर, किस यानी कि इनके वोटर, इनके उम्मीदवार के साथ क्या सलूक हो सकता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आवाम को ना घबराने का मशवरा देते थे, वो अब खुद घबराए हुए हैं, वो इस इलेक्शन में घबराए हुए हैं। हालांकि बड़ा अच्छा, ये एक चीज़ तो वैसे मैं आपको बताऊं बिल्कुल क्लियर है, लाहौर जड़ा अगर ना तुसी नून लीगियां को खो नहीं सकते। अगलियां भी जड़ियां 2-3 सीटां लीतियां ने ना वो सारे नूं पता है किस तरह लीतियां ने। लाहौर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का, मैंने पहले भी कहा है, मियाँ नवाज शरीफ से आप लाहौर नहीं ले सकते। आप मुल्तान छीन सकते हैं, आप KPK के अंदर सीटें नशिस्तें छीन सकते हैं, आप जनूबी पंजाब के अंदर कहीं जाके कोई एक आध नशिस्त छीन सकते हैं, लेकिन लाहौर वो है
कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ पता ਜਾਂਦਾ है, पसीना आ ਜਾਂਦਾ है ਤੁਹਾਨੂੰ लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्शन लड़ते हुए, ये इसलिए घबराए हुए हैं। अच्छा, कुछ बौखलाहट में ये जो चीज़ें कर रहे हैं उस पर भी कल तनकीद की गई। अली परवेज़ मलिक साहब ने भी कहा है जी, उनकी स्टेटमेंट है 3 साल बाद अब तरक्याती काम शुरू कराए गए हैं, इलेक्शन आते ही काम शुरू कराने पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। अच्छा, ये चीज़ हमने कल भी पॉइंट आउट की थी कि एक चीज़ जो है इस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, जिसको अभी नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या करे बेचारा, इलेक्शन कमीशन के तो आपने इलेक्शन कमीशन को क्या इख्तियार दिया है? आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपने स्टेटमेंट्स नहीं देखी है इन लोगों की। आप उस इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, इलेक्शन कमीशन ने कहा ये नहीं हो सकता, उन्होंने तबादले रोके, उन्होंने और बहुत कुछ रोका, इनको नोटिस जारी किए, इनकी तलबी होगी। इलेक्शन कमीशन ने तीनों पार्टीज को बुलाया है, नून लीग को भी बुलाया है, पीपल्स पार्टी वालों को भी बुलाया है, तब्दीली सरकार को भी बुलाया है, लेकिन एक्शन किसने करना है? वो बेचारा तो नोटिस क्या है, मैं नोटिस आपको अभी दे देता हूँ, कई दफ़ा क्या ले आओ मैनू पेन दो, मैं तेनों नोटिस देना है। उस नोटिस की हैसियत सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े की है। इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने करवाना है। तो गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करवाएगी अपने उम्मीदवार के खिलाफ? आप बाहर निकल कर चले जाए, बाहर जाके देखिए पैसे का किस तरीके से बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। यू हैव नो आइडिया सर किस तरह कैश दिए जा रहे हैं। ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं, क्या ये तरक्याती काम 3 साल पहले ये सोए हुए थे, इनको पता नहीं था इन इलाकों के अंदर सीवरेज का मसला है, इस इलाकों के अंदर जो है वो बिजली की नंगी तारों का मसला है, खंभों का मसला है, सड़कें टूटी हुई हैं, नज़र नहीं आता था इनको अब इसलिए नज़र आया है कि भाईजान इलेक्शन लड़ना है, उम्मीदवार जितवाना है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, लोग एडे भी भोले नहीं गए जिन्हें समझते हैं। लोग भी कहते हैं अच्छा चलो अपना तो काम कराओ ना, फिर वेखी जाएगी, वोट तो अंदर जाके ही पाना है ना। हाँ, अगर आपको फरिश्तों ने आके वोट ना डाल दिया, जिसमें कि 2-3 जो नशिस्तें आपने जीती हैं वो जो फरिश्ते आए थे वो डाल डूल गए, तो मैं आपको बताऊं ये नशिस्त नहीं ले सकते, ये उल्टे भी हो जाएं। अच्छा, तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि स्टेप उठाया गया है, वो ये है कि जी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई है। आप समझते हैं कि ये मंजूर कर ली जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप इस इलेक्शन को मुलतवी कर दें। ये एक हल्के का इलेक्शन है, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं है। आप इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त इसलिए दे रहे हैं कि आपको दीवार जो है वो लिखा नजर आ रही है। देर तक कोई और प्लानिंग भी सोच लेंगे ना, प्लानिंग उन्होंने बहुत सारी सोचियां होंगियां। आपको पता नहीं पैसे जो उनसे हैं वो पानी की तरह फेंके जा रहे हैं, पानी की तरह फेंके जा रहे हैं। नो डाउट इन्होंने काम किया है। इलेक्शन के बाद इन साहब ने, जमशेद साहब ने, बड़े भाइयों की तरह वो मेरे, इन्होंने इस हलके को छोड़ा नहीं था। अपने हलके के अंदर मुख्तलिफ समाजी कामों के अंदर ये जाते रहे, जब भी बुलाया गया इनको, इनकी अहलिया को इन्होंने उस पर तवज्जो दी है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये गलत है कि आप इलेक्शन आ गया तो तुसी तरक्याती काम शुरू कर दो। यार उदो कर देना जो परवेज मलिक साहब मरहूम थे, उस वक्त क्यों नहीं किया? उस टाइम करते ना। और अब आपको याद आ गया कि जी अब आपने यहाँ से लोगों की हिमायत हासिल करनी है, और आप अगर एक चीज़ पे पाबंदी है, आप फिर भी वो काम कर रहे हैं। खैर, हम हर रोज़ शहर के एक बड़े हॉस्पिटल के हवाले से आपको अपडेट करते हैं कि वहाँ पर हालात क्या हैं। तो आज भी सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सूरत हाल, नाकिस कारकर्दगी, डॉक्टर्स जो हैं वो भी परेशान हैं जी। अलबत्ता हम डॉक्टर्स के हवाले से भी चीज़ें हाईलाइट करते रहते। खैर, इंसाफ हेल्थ कार्ड की भी हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इंसाफ हेल्थ कार्ड की, जो कि जैम हो गया है। लेकिन ये चल कब रहा था ये मैं ज़रूर भट्ट साहब से पूछूंगी। और सर्विसेज अस्पताल में हालात ये हैं कि डेंगू वार्ड्स में एक बेड पर कई मरीज़ हैं, दवा मैसर नहीं है, टेस्ट के लिए मरीज़ बेचारे परेशान हैं, इलाज ना होने पर मरीज़ जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं। बट सब पहले बताइए, इंसाफ हेल्थ कार्ड जो है ये जैम हो गया है, खबर के मुताबिक ये लिखा है, ये चल कब रहा था, प्रोसेस में कब था? जैम क्यों होता है? जैम हो गया है, जैम की ये वो वाला जैम नहीं, पता नहीं केड़ा। वैसे अल्लाह दी कसम, वैसे वो वाला जैम होवे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो बंदा तो ढिड ते भर जाता है ना, बंदा जैम स्लाइस ते ला ला, पैसों का आता है। सर फायदा तो होंदा ना, इस तरह के जैम होंदा की फायदा, जिदा फायदा ही कोई नहीं मुझे। अच्छा, जो आप हेल्थ कार्ड की बात कर रही ना, देखिए इलेक्शन स्टंट है, इलेक्शन स्टंट है। इन्होंने ये पंजाब के अंदर, लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर ये कार्ड देने थे, पिछले साल देने थे। फिर उन्होंने कहा नहीं जी, इन्होंने नई चीज़ नहीं जी, ऐसी जड़ा है ना अमीर गरीब की तफरीक खत्म करके देवांगे कार्ड, और दिसंबर दे विच दांगे। इनको टारगेट दिया गया था और वो टारगेट मैनू नहीं पता अचीव होया कि नहीं हुआ।
दिसंबर में इन्होंने ये कार्ड जो है लॉरियों को देने हैं, बाकी जगहों पे भी देने हैं, लेकिन बात वही है, इस कार्ड के ऊपर जो सहूलत है, क्या अच्छे हॉस्पिटल्स इस कार्ड के ऊपर अवेलेबल हैं? जो लिस्ट है, मैंने तो जो लिस्ट देखी उसके अंदर तो नहीं है। अच्छा। ना तो सर्जी मेड है, ठीक है, ना आपका उमर हॉस्पिटल है, ना आपका डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, और शहर के बड़े बड़े अस्पताल जो हैं वो इस कार्ड के ऊपर नहीं है। सरकारी अस्पताल होंगे ना, सरकारी जहाँ पर हम इलाज की सहूलियत सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन जहाँ पे बड़े डॉक्टर्स बैठते हैं जो अपनी फीस माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, वो तो शायद बड़े डॉक्टर्स और प्रोफेसर जो है वो अपने घर वालों को भी फीस नहीं माफ़ करते, तो वो गवर्नमेंट को कहाँ पे फीस माफ़ करेंगे। तो ये कार्ड जो है, आप इस कार्ड से कोई ज़्यादा उम्मीद वाबस्ता ना रखें। ये एक इलेक्शन स्टंट है जो इन्होंने इस साल के एंड पे जाके ज़रूर खेलना है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं देंगे, देंगे, लेकिन ये इलेक्शन स्टंट है सिर्फ। देखिए, ये पुराने प्रोजेक्ट, वो माजरत के साथ शराब की बोतल के ऊपर जो है वो नई लेबल लगा के जो है आप शहद की बोतल जो है वो बेचते हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से नए नए नाम है, अंदर वही पुराना माल ही है। ये पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो ये चला रहे हैं, इस कार्ड से उम्मीद अपना रखें। ये है कि पुराने प्रोजेक्ट्स भी चला लें, कम से कम जिन लोगों को ये कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बुजुर्ग शहरी ये कह रहा है हाथ में कार्ड पकड़े हुए कि मैं किधर जाऊं, पूछने वाला कोई नहीं है, इस कार्ड का भी मुझे कोई फायदा नहीं है। डेंगू कंट्रोल करने के लिए वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई इकदाम नहीं किए गए, हम बुखार की हालत में यहाँ पे दरबदर है, कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे पुरानी हुकूमत के कारनामे हैं जिन पर ये अपना नाम लगा रहे हैं, लगा लें, लेकिन कम से कम जिन लोगों को ये कार्ड थमा दिए गए हैं उनको इसका फायदा पहुंचा दें। देखिए, इन्होंने कहा था कि हम हर हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एक डेस्क बनाएंगे जहां पे जो ये कार्ड होल्डर्स हैं उनको बिला रोक टोक, बिला किसी तकलीफ के जो है, ये कार्ड होल्डर्स ही ये शिकायत जी एग्जैक्टली, लेकिन आपको ये किसी जगह पे नजर नहीं आएंगे। हाँ, हो सकता है किसी जगह पे लोगों को फायदा भी हुआ हो, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो इस बात की कंप्लेन करते ही नजर आते हैं। अच्छा, बाज़ जगहों पे तो ऐसी सूरत हाल है कि आपने जिस हॉस्पिटल का कार्ड दिया है वहाँ पे ईसीजी के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए मशीन ही अवेलेबल नहीं है, मशीन ही नहीं है। आपने कहा कि वहाँ पे जाके ना आप इस कार्ड के ऊपर मेडिकल की सहूलत ले सकते हैं। कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो इस कार्ड के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। अब वो बुजुर्ग बिल्कुल दुरुस्त शिकायत कर रहा है, आपने बुजुर्गों को क्या इज्जत देनी है? आप तो बुजुर्गों की इज्जत को खाक में मिलाने में तुले हुए। आपने जो नस्ल तैयार कर दी है वो तो बुजुर्गों की बेइज्जती कर रही है। जो बंदा खुद किसी की इज्जत करना, जो हुकूमत किसी की इज्जत करना ना जानती हो, आप उससे क्या तवक्को रखते हैं? और हाँ, दूसरी चीज़, होर वोट दो तब्दीली नूं, लैवो तब्दीली, तुसी तब्दीली लैवो, ये तब्दीली है ना, ये तब्दीली है। तुहानू ट्रक दी बत्ती के पीछे लाया है, ट्रक दी बत्ती के मगर ओ हुण आ रही है, कोल जा रहे हैं, कोल जा रहे हैं, तुसी पहुंच जाओ जी। ट्रक का मजा तो सबने बहुत अच्छी तरह से चख लिया है, सर बुरे हालात हैं। लेकिन बट साहब, सेहत सहूलियात इस कदर तबाह हो चुकी हैं कि अब गरीब बेचारा जो है वो बिलक बिलक के मरता चला जा रहा है। हमने कल पीआईसी की बात की थी, वहां पर क्या मरीजों के हालात हैं। इसके बाद सर्विसेज, मेयो, जर्नल, शहर के जितने बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं, कहीं पर मरीजों की दादरसी नहीं की जा रही है। अब पता नहीं किसने इस पर नोटिस लेना है। एमएस साहिबान जो हैं, बहुत सारे अस्पताल जो बड़े हैं वहाँ पर सरबराही नहीं है, सरबराहान से महरूम है, तो फिर ये हालात तो रहेंगे ही। हमने फिलहाल एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम अगली खबर की तरफ आएंगे और कुछ बात करेंगे जी शहर में अमन और इत्तेहाल के हवाले से अगली खबर डिस्कस करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अगली खबर हम डिस्कस करने लगे हैं। पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया गया है। शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया जा रहा है। शाहदरा चौक ब्लॉक करने के मुकदमे में नामजद 23 कारकुन ज़ेर हिरासत हैं। बट सब क्या कहेंगे पुलिस की कार्रवाई पर? करते जाएं, जो मर्जी करते जाएं, क्रैक डाउन करें या जो मर्जी करें, लेकिन आप मुझे बताएं कहाँ पे कोई अमनो अमान है? कहाँ पे चोरियां, डकैतियां, वारदातें रुक गई हैं? अच्छा, सुबह हमारी जो एक न्यूज़ की चैट है, मैं उसमें एक सुबह उठते ही स्टोरी एक देख रही थी। उसमें बड़े आराम से घर के बाहर खड़ी गाड़ी पे से चोर आता है, शीशे उतार के ले जाता है, सीसीटीवी फुटेज भी है। अब क्या हो रहा है उससे? कुछ उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल कोई और हजारों ऐसे फुटेजेस हम हर रोज शेयर करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और ये यानी कि ये तो बहुत कम है। अच्छा, मुकदमात भी दर्ज नहीं होते हैं, लोग जाते ही नहीं है। शीशा चोरी हो गया, अच्छा यार उनकी करा। मैंने तो आपको अपनी एक मिसाल दी थी
कि गाड़ी की बैटरी निकाल के ले गए। ऐसे ही। मुझे 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 आज तक इस बात को जो है वो तकरीबन कोई 4-5 माह हो चुके हैं, मुझे आज तक थाने से फोन नहीं आया कि भाईजान ताड़ी बैटरी चोरी हुई सी, आ जाओ जरा 2 मिनट वास्ते आ जाओ। यानी कि आपने क्या अमन अमान बहाल करना है। आप मुझे ये बताइए, जो इस वक्त शहर के अंदर या शहर से बाहर हो रहा है, पुलिस के ऊपर हमने कितना पैसा खर्च किया है? आप जदीद फोर्सेस ऐड की गई हैं, गाड़ियां, एंटी रॉयड फोर्स बना दी हमने कि जनाब जो बनाई, डॉल्फिन फोर्स बनाई, एग्जैक्टली कि जो है यानी कि ये स्पेशल एक फोर्स बनाई गई थी कि जो मुजाहिरीन के साथ, क्राउड के साथ निपटने के लिए बड़ी खसूसी वीडियोस मैंने देखी, बड़ी जारी की गई। और उसमें एक और हमने ऐड की चीज के शहर को सेफ बनाने के लिए हमने कैमरे लगा दिए, मॉनिटरिंग का निजाम लेकर आए। और अब वो मॉनिटरिंग का निजाम किस हद तक फाल है, कैमरों की हालत क्या है, वो तो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। आज जो इस खबर में नई चीज सामने आई, बट सब मॉनिटरिंग के लिए अफसरान की भी कमी है। देखिए किस जगह पे वैसे अफसरान ने मॉनिटरिंग करनी क्या है, अफसरान करेंगे क्या जब कैमरे यादें खराब? अफसर मेरी बात सुने, अफसर ने थोड़ी मॉनिटरिंग करनी होती है आके। आपका क्या ख्याल है जो अफसर आता है, होंगे तो निचला अमला बट सब काम करेगा सर? मेरी बात सुने, कैमरों के ऊपर अफसर थोड़ी बैठा होता कि अफसर ने कैमरे से अफसरान ने बट सब रिपोर्ट तो लेनी होती है ना, देखना तो होता है ना कि रिपोर्ट लानी। अफसर ने आना होता है जाके अपना कोट लाया, कुर्सी ते टंगिया या हैंगर ते टंगिया, कॉफी ले आओ, गरम गरम कॉफी और अपनी हाजिरी लगवा के बस लैपटॉप खोल के बैठ गया बस। उस तो बाद या फेसबुक है या ट्विटर है, ठीक है ना, या साइन कीते ने, अल्लाह अल्लाह खैर से। भाई जिसने बैठ के काम करना, आप उनकी हायरिंग ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलें आप हायरिंग कर भी लेंगे, आपके कितने अभी फोन आ जाएगा, मैंने बाहर निकलना, अल्लाह की कसम वो दोस्त का फोन आ जाना, व्हाट्सएप हाथ हौला। भाई मेरा तो हाथ हौला है, उधरों भी तो कुछ करो ना। देखें कैमरे आपके पास अवेलेबल हैं, कैमरे आपके लगे हुए हैं, जितने कैमरे काम कर रहे हैं, कितने आपने आज तक चोर, डकैत, कार चोरी करने वाले राहजन जो है वो कितने पकड़े आपने? आप कोई फिगर ले आए सामने, आप लेके आए ना, पता लगे ना कि कितनी की कारकर्दगी है। आपने तो वो सारे कैमरे लगाए हुए चालानों के ऊपर, गड्डी निकल गई, गड्डी की नंबर प्लेट ठीक नहीं गई, हर रोज हर 1 दिन बाद 2 दिन बाद एक स्टोरी आ जाती है, 70 चलाना वाली गड्डी फाड़ लेती, 100 चलाना वाली गड्डी फाड़ लेती। यार आप जरूर लेकिन मुझे कोई ऐसी खबर भी तो देना कि भाईजान फलां डकैत ग्रुप या फलां राजन फलां जगह पे राजन ही कर रहा था, सेफ सिटी ने कैमरे से मॉनिटर किया, पुलिस वाले मौके पे पहुंच के उसको उन्होंने धर लिया। ऐसे ही है? कोई आपको स्टोरी आज तक नजर आई? बिल्कुल ऐसे नहीं भाई। पैसे हैं, आप इनके लिए सहूलियात देते रहे, ये पैसे जेब च जान के, मेरी वैसे जेब च कुछ नहीं है, इन्हें दी जेब च जाते हैं और वो जेब में जाते। देखिए घर का किचन कैसे चलता है, आपका क्या ख्याल है? 1 लाख रुपए में आजकल लोगों का किचन चल रहा है? जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, नहीं चल रहा किचन। तो भाईजान घर का किचन चलाना है ना, आप खुद सोचें, जिसकी 20-25 हज़ार बेचारा कैसे गुजारा कर रहा होगा। और अच्छा सेफ सिटी छोड़ो, मैं हुणी आ रहा से एक बड़ी जबरदस्त खबर दसा, मौजे वाली खबर। अब ऐसा क्या हो गया? अल्लाह की कसम मैं अब भी जाऊंगा तो मैं उस खबर को ना कोशिश कर, सब्जियां सस्तियां हो गई हैं जे, बट सब जाने देंगे, अल्लाह की कसम झांग में सब्जियां सस्ती हो गई हैं। अब झांग कौन जाए सब्जी लेने? देखिए वो मैंने खबर पढ़ी, मैं परेशान हो गया, सेफ सिटी से हट गया, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने खबर पढ़ी, उन्होंने कहा जी रास्ते बांधे गए ने, आलू प्याज टमाटर मटर सारा कुछ सस्ता हो गया। यार कमाल, लेकिन अब झंग तो कोई नहीं जा सकता, वैसे तो नहीं जा सकता। पर एनी हाउ स्टोरी पे ही रहे सर। मॉनिटरिंग जो है वो मॉनिटरिंग अफसरों से जो है वो मुतासिर नहीं होती है, आपके अपने कामों से मुतासिर होती है। आपने अभी तक जिस कंपनी से ये कैमरे लिए हुए हैं, आप उनसे जो है आना वो उसके पासवर्ड्स और बाकी चीजें तो आप ले नहीं सके। और मुझे बताया कैसे करेंगे वो? जिस टाइम आपका मर्जी चाहे सारा सिस्टम जो है वो चौपट कर दें, आप क्या कर लेंगे? आपने खाक करना है ना, आपके अफसर नहीं भाई, नीचे लोग लेके आओ जिन्होंने कैमरों के ऊपर बैठना है, जिन्होंने मॉनिटर करना है। अफसर नहीं चाहिए हमें, हमारा अलमिया यही है कि हमारी हुकूमत के ऊपर से लेके नीचे तक सारे अफसर ही अफसर है। हाँ, जो नहीं है वो भी अफसर बने हुए, वो कहना मैं भी अफसर है गाजे। ऐसे ही है बिल्कुल। आप ये अफसर शाही को छोड़े, जो कि नहीं छोड़ी जा सकती है। जब तक ये अफसर शाही नहीं छूटेगी, इन कैमरों के ऊपर आप जिम्मेदार लोगों को नहीं बिठाएंगे, ये काम ऐसे ही चलेगा। हाँ, इस्तदा है कि इन कैमरों के ज़रिए कुछ जराइम पेशा अफराद को भी पकड़ें, ताकि हमें भी तसल्ली हो कि हमारे
पैसों के ज़रिए जो ये कैमरे लगाए गए हैं, टैक्सों के ज़रिए कैमरे लगाए गए हैं, उससे कोई शहरियों को और दूसरा शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सबसे पहले उनके लिए उनके गली मोहल्ले, उनके इलाके महफूज बनाने की जरूरत है। आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप देखें हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आती है, खातून बेचारी जा रही है, उससे आके उसका मोबाइल ले लेंगे, उसकी बालियां उतरवा लेंगे। मुझे बताएं कौन सा मोहल्ला, कौन सी गली, कौन सा बाजार जो है वो किसी खातून के लिए, किसी मर्द के लिए महफूज है? जो आएगा वो जाके कहेगा कट, बिल्कुल ऐसे कैमरा लगा हुआ है, नजर आ रहा है यार। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, एक ये खौफ की अलामत है, दूसरा अब डेंगू जो खौफ की अलामत बनता चला जा रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। हम हर दूसरा बंदा डेंगू में मुब्तला सुन रहे हैं। 3 जाने डेंगू ले गया है, मजमूई अमवात 27 हो गई हैं और एक दिन में 401 नए केस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। बट साहब जितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है उतनी तेज़ी से हम हुकूमती कार्रवाइयाँ भी नहीं देख रहे और हस्पतालों में मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इलाज मुआलजा ख़त्म होता जा रहा है। यानी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल फेल है। हेल्थ डिपार्टमेंट है आपका, आप मुझे बताइए। इशू ये है कि देखें, या तो ये कोई नई बीमारी हो ना, जिस तरह कोविड आया था, हमें नहीं पता। बिल्कुल, तो इवन डॉक्टर्स कह रहे थे कि हम नई नई चीजें सीख रहे हैं। इस पे तो डॉक्टर्स के पास पूरी तैयारी है, अस्पतालों में आपके यूनिट बने हुए हैं। इतनी तैयारी थी और ये यूं महसूस हो रहा है कि जिसमें ये कोई नई चीज आई है। किसी जगह पे, किसी भी जगह पे कोई संजीदगी गवर्नमेंट की तरफ से नजर नहीं आई है। जाहिद साहब उस दिन स्टोरी दी कि जो मच्छर मार स्प्रे है उससे तो मच्छर मार ही नहीं रहा, नहीं मर रहा, बिल्कुल उससे तो मच्छर मार ही नहीं रहा। क्यों नहीं मर रहा? कि आपने जो चीज वो खरीदी है, वो ड्राम जो बड़ा खरीदा है, वो एक मखसूस लिमिट तक इस्तेमाल हो सकता है, उसको आप खोलेंगे वो जाया हो जाएगा। कितने करोड़ों रुपए का आपने वो खरीद के जाया करा दिया, किसी ने पूछा आज तक? और यही वजह है बट साहब, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है और इसीलिए जिसका जो दिल कर रहा है, लेकिन जो ये जिंदगियां जा रही हैं का कौन जो है वो जिम्मेदार है, ये सोचना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच बट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आप सभी लोग जानते हैं और हमने जैसे ही अक्टूबर का महीना स्टार्ट हुआ था आपको एक मैसेज भी देना शुरू किया और इस पर प्रोग्राम भी हमने किए। और आज जी क्योंकि अक्टूबर के इस मंथ का लास्ट डे है तो आप सभी लोग जानते हैं जी, सेकंड लास्ट डे है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से इस मंथ को मनाया गया और हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे हम देखें गवर्नमेंट की सतह पर या फिर प्राइवेटली, हर ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश ये की कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तमाम लोगों तक पहुंचाया जाए कि कितना ज़रूरी है टाइम टू टाइम मुआयना करना, क्योंकि पाकिस्तान में शरह जिस हद तक बढ़ती चली जा रही है तो इस पर काबू पाने के लिए जिस कदर आप लोगों को ज़्यादा अवेयर करें और इसके लिए आप मैसेजेस के थ्रू करें। हमने टेलीफोन कॉल्स जब भी हम करते रहे और देखा कि जी बेल पर आपको एक स्पेसिफिक टोन सेट कर दी गई, तो बार बार चीज़ें रिमाइंड कराने का मकसद क्या था कि कम से कम आप इस पर काबू पा सकें। तो आज चूँकि हम चाह रहे हैं कि एक बार फिर से इस पर डिटेल में डिस्कशन करें और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए हमेशा से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जी हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारी मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराती चलूँ। प्रोफेसर डॉक्टर आयशा शौकत साहिबा ने ज्वाइन किया है, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ सर्जरी इन ब्रेस्ट कैंसर मेयो हॉस्पिटल हैं और अभी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं एज ए प्रिंसिपल कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल चाल है डॉक्टर साहब? ठीक, बिल्कुल खैरियत से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, मैंने कहा कि हर जगह पर, हर सतह पर इस पूरे महीने हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई है। कितना ज़रूरी है अवेयरनेस, इसको, इस पे हमने ब्रेस्ट कैंसर पे काबू पाना है, अवेयरनेस का रोल क्या होता है? आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जॉनसन है वो रेज़ किया है, लेकिन इससे पहले मैं ज़रूर सिटी 42 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने आज इस ब्रेस्ट कैंसर आगाही के लिए ये पूरा प्रोग्राम जॉनसन है वो मुनक्किद किया है। और आप सही कह रही हैं कि ये पूरा महीना इस दफ़े एटलीस्ट पूरा मीडिया, हर कह लें कि प्लेटफॉर्म से, अखबारी, TV के चैनल्स पर, इवन हमारी फ़ोन बिल्स जौन सी हैं वो यही प्रोग्राम पहुँचा रही हैं। ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बारे में बात करनी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर उन कैंसर्स में से है कि एक मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है, टोटली क्योरेबल है। बहुत सारे कैंसर्स क्योरेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर क्योरेबल है अगर इसकी तशखीस जल्द कर ली जाए। हाँ, नॉर्मली अब जब कैंसर का मर्ज आप सुनते हैं तो ये होता है कि जी इसका इलाज कोई नहीं है। तो ये एक उन इमराज में से है कि जिसकी तशखीस अगर हम शुरू के मराहल में कर लें
तो इसका इलाज बिल्कुल ऐसे ही होगा और कि आप एक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आगे ज़िंदगी देना और वो तो अल्लाह ताला के काम है, लेकिन जो हम अपनी एक तिब की कह लें कि उस हैसियत से जो राय दे सकते हैं उसके मुताबिक यही है कि जब अर्ली कैंसर हम डायग्नोज कर लेते हैं तो उस पे इलाज जौन सा है वो कम्प्लीटली मुमकिन है। यानी आपका पॉइंट ये है कि अर्ली डायग्नोस जितना हो जाएगा उतना इलाज जो है वो जल्दी आप कर सकें। बिल्कुल, और इसीलिए ये वाली जो सारी आगाही मुहिम है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा मैसेज थ्रू आउट द ईयर यही चलता रहता है कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ्स। और इसी लिहाज से अब हम अर्ली डिटेक्शन की जो बात कर रहे हैं, अर्ली स्टार्ट की भी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वो लोग कौन हैं जो कि रिस्क पर हैं, वो कौन है जो रिस्क पर नहीं है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि औरत होना ही एक रिस्क है। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी बंदा या खातून जो है वो एट नो रिस्क है। लो पे ज़रूर हो सकती है कि ये लो रिस्क पर हैं, ये एवरेज रिस्क पर हैं, ये हाई रिस्क पर हैं, लेकिन खातून होना ही एक रिस्क ज़रूर है। इसलिए हर लड़की, हर औरत के लिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और इसके अलावा हम रेकमेंड करते हैं कि 20 साल से ज़ायद जो भी लड़की है वो लाजमी तौर पर अपना ख़ुद का मुआयना ज़रूर करे। सही। और वो तमाम ख़वातीन जो कि हाई रिस्क पर हैं, हाई रिस्क का जो है मैं एक्सपेक्ट करती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा गवर्नमेंट ने भी इस बारे में बहुत ज़्यादा कह लें कि कैंपेन की है, तो अब तक ज़रूर हमारा ये मैसेज पहुँचा होगा कि वो ख़वातीन कौन है जो हाई रिस्क पर हैं। सो वो तमाम लोग जो कि 40 साल से ज़ायद उम्र में हैं, वो तमाम ख़वातीन जिनकी शादी नहीं हुई है या शादी लेट हुई है 30 साल के बाद, वो तमाम ख़वातीन जिनकी शादी हुई है लेकिन बच्चे नहीं हैं, इनफर्टिलिटी है, वो तमाम ख़वातीन जो इस हमल के लिए इलाज करवाती रही हैं, क्योंकि जब हमल के लिए इलाज करवाते हैं तो यूजुअली हार्मोन्स दिए जाते हैं और ये हार्मोन्स भी आपको एट रिस्क डालते हैं। अच्छा। इसके अलावा वो तमाम ख़वातीन जो बहुत लंबे अरसे तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि ये जो हमल के दौरानिए को बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं ये इस्तेमाल करते हैं, ये लोग भी हाई रिस्क पर हैं। ठीक है। वो तमाम ख़वातीन जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर, किसी तरह की ब्रेस्ट में गुठलियों की हिस्ट्री है, वो एट हाई रिस्क हैं। इसके अलावा सिर्फ ब्रेस्ट ही नहीं, अगर किसी की फैमिली में ओवरीज़ का कैंसर मौजूद है या इवन बाकी जिस तरह बड़ी आंत के कैंसर्स हैं या कैंसर की इन जनरल हिस्ट्री है, उन तमाम लोगों को भी लाजमी तौर पर अपने ऊपर और भी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और यही ख़ुद के मुआयने की बात जो हम कर रहे हैं वो लाजमी करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हाई रिस्क पे कौन लोग हैं ये तो आपने बता दिया कि इन लोगों को अलर्ट रहना है, टाइम टू टाइम चेकअप करना है अपना। कुछ सिम्टम्स की तरफ आएंगे क्योंकि कैंसर हम बारहा कहते हैं कि इसको खामोश कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि पता तब चलता है जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि जो आपके लिए अलार्मिंग हैं, आपको फौरी इसके ऐसा कोई एक सिम्टम भी देखे तो आपको इलाज की तरफ जाना है? जब हम खुद के मुआयने की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ बताते हैं कि छाती का मुआयना अपना ज़रूर अपने आप को देखें। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके अपने लिए क्या चीज़ नॉर्मल है। जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ मेरे नॉर्मल है, क्योंकि कुदरत ने हर एक को मुख्तलिफ तरीके से बनाया है। लेकिन उस नॉर्मेलिटी में कोई ख़ास चेंज पाएँ, जैसे कि दोनों ब्रेस्ट के साइज़ में कोई चेंज हुआ है, कोई एक छोटी या बड़ी आपको बज़ाहिर नज़र आ रही है। इसके अलावा जैसे निपल में कोई चेंज आया है, एक निपल अंदर को धंस गया है या निपल से कोई डिस्चार्ज आना शुरू हो गया है, या इसके अलावा आपको नुमाया तौर पर एक गुठली नज़र आ रही है, ये तो देखने की बात हुई। इसके अलावा हम खुद के मुआयने में बताते हैं कि आप अपने आप को हाथ से ज़रूर महीने के एक साइकिल के दौरान, ये नहीं है कि हर वक्त ही देखते रहें, क्योंकि कुदरती तौर पर महीने में साइक्लिकल चेंजेस आते हैं हर खातून में। सो हम ये रेकमेंड करते हैं कि पीरियड्स के एक हफ्ते के बाद अपने आप को ज़रूर एक दफ़ा अपना मुआयना कीजिए और यही चीज़ें ज़रूर देखें। लेकिन जब आप देख रहे होंगे तो बगल का मुआयना करते हुए मत भूलें,
क्योंकि छाती का और बगल का आपस में लिंक है। कई दफ़े ऐसे भी होता है कि छाती में गुठली महसूस नहीं हुई लेकिन बगल में गुठली मौजूद होती है। सो इन दोनों चीज़ों का मुआयना करना लाजमी है। लेकिन इसके अलावा जो हमने अभी पहले बात की कि जो हाई रिस्क पे लोग हैं, जो अभी डिस्कस किया हमने, उनके लिए लाजमी है कि वो सिर्फ ख़ुद का मुआयना ही नहीं, वो मुस्तनिद डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी या आपने पढ़ ली इनके बारे में और देख लिया कि ये चीज़ें देखनी हैं, लेकिन क्योंकि आप खुद तो डॉक्टर नहीं हैं, वो जो फ़र्क की हम बात ज़रूर कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल फ़र्क है या नहीं, गुठली है या नहीं, उसका तो आपको एक मुस्तनिद डॉक्टर ही राय देगा। और इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जिस तरह के, ये पूछने वाली थी कि तशख़ीस अब एक मुश्किल मरहला होता है ना, कि उसके लिए आप क्या रिकमेंड करें? इसी तरह ये जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के जो आपने पहले बात की कि हम कैसे इनको अर्ली मराहल में डिटेक्ट कर सकते हैं, जब ये सारी चीज़ें हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, जब सिम्टम आ जाता है तो वो तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर डिसाइड होगा कि ये आपकी स्टेज क्या है। लेकिन अर्ली मराहल में डायग्नोज करने के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज़रूरी हैं। और स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि वो तमाम ख़वातीन जिनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है लेकिन वो स्क्रीन होती हैं। बाहर के ममालिक में 40 साल से ज़ायद उम्र की हर खातून स्क्रीन होती है। उन्होंने अपना एक कहले के पीरियड रखा हुआ है कि 40 to 50 इयर्स हर खातून सालाना स्क्रीनिंग आपने करेगी। बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। मेरे ख्याल से हमें भी अब इस प्रैक्टिस की तरफ आ जाना चाहिए, कि सभी को इस चीज़ का पाबंद बना देना चाहिए। यही सोचते हुए मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अच्छा प्रोग्राम है जो कि हमारे यहाँ मेयो हॉस्पिटल में ही इनिशिएट हुआ, और मैं अपने आप को लकी तसव्वुर करती हूँ कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ और इसको डिज़ाइन करने में मेरा एक ख़ास रोल है। और हमारे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल साहब, उन्होंने कह लें कि इस चीज़ का जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो मतलब उन्होंने बिल्कुल होल हार्टेडली फुली सपोर्ट किया। और फिर हम पंजाब गवर्नमेंट से हमने बात की, तो इस प्रोग्राम के तहत हमने क्या किया कि हमने 36 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब को इनिशियली, ये पिछले साल हमने कैरी आउट किया था, उनकी ट्रेनिंग मुनक्किद करवाई अपने मेयो हॉस्पिटल में, जो मेरा यूनिट था वहाँ पर वेस्ट सर्जिकल वार्ड में। और वहाँ पे इन 36 ज़िलों के डॉक्टर्स के लिए, जिसमें हमने जो विमेन मेडिकल ऑफिसर, इवन हमने यूज़ किया लेडी हेल्थ विजिटर्स को और उनकी नर्सेस को, और वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का रेडियोलॉजिस्ट था उसको हमने यूज़ किया और उसको हमने ट्रेन किया कि आपके पास हर खातून जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आएगी, चाहे किसी भी मर्ज और के लिए आई है, लेकिन उसका ये चेकअप होगा, जिसमें हमने कुछ उनको साइंस एंड सिम्टम्स और एग्जामिनेशन की चीज़ें बताएं। यही प्रैक्टिस शहर के हर टीचिंग हॉस्पिटल में हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, ताकि हर औरत जाके उसके लिए लाजमी करार हुआ कि वो एक परफॉर्मा फिलअप होगा, जिस परफॉर्मा में ये सारी चीज़ें लिखी जाए, उसको ये वाले जो हम साइंस एंड सिम्टम्स डिस्कस कर रहे हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री वगैरह तो नहीं, और उनमें से अगर किसी को कोई चीज़ ऐसी पॉजिटिव निकलती है तो उसका फिर आगे फर्दर टेस्ट होगा। एग्जैक्टली, यानी इनिशिएटिव तो लिया गया। डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, फिर हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़िर, हमने प्रिवेंशन की भी बात करनी है, हमने ज़रूर सिम्टम्स की भी बात की। अब जो इंतहाई ज़रूरी मरहला है, क्या पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर का बड़ा सवाल है। साथ ही साथ हम बार बार ये चीज़ मेंशन करते हैं कि जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन किस तरह से मुमकिन बनाई जा सकती है, इस पर भी हम आएंगे। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से आज का ये हमारा जो है खुसूसी शो है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहिबा से मैं जानूंगी, डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान में क्या मुस्तनद इलाज मौजूद है? नॉर्मली लोग खौफजदा हो जाते हैं कि जी अगर हम सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएंगे वहाँ पर इलाज नहीं होगा, और ख़ास तौर पर अगर हम यहाँ पर लाहौर में बात करें, शौकत खानम अनमोल हॉस्पिटल, ऐसे जहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं जाना, तो क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान में जी बिल्कुल इसके रिलेटेड हर किस्म का इलाज मौजूद है, और ये इलाज बिल्कुल उसी तरह या उसी लेवल का है जैसे दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद होगा। उसी किस्म की सर्जरी की जाती है,
उसी किस्म की कीमोथेरेपी दी जाती है, उसी किस्म की रेडिएशनल थेरेपी दी जाती है, यानी कि इसके जो हिस्से हैं मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट्स होते हैं। डॉक्टर साहबा कीमोथेरेपी की बात की, रेडिएशन की बात की, तो मुझे इलाज के मराहिल भी बताइएगा। मैं बिल्कुल, क्या सबसे पहले अद्वियात से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? मैं आपको यही बताने लगी थी कि इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं इसके इलाज के, और वो स्टेज पे डिपेंड करता है कि किस स्टेज पर आप डॉक्टर के पास आए हैं। इसीलिए कहते हैं कि जितना अर्ली स्टेज पर आएंगे उतना ज़्यादा इलाज और उसका क्योर रेट ज़्यादा होगा। जहाँ तक सर्जरी का ताल्लुक है, औरतें जो मेरे पास आती हैं इस मर्ज से जो रिलेटेड है, ज़्यादातर जो मैंने माशरे में भी देखा है वो खौफ क्या होता है कि छाती काट दी जाएगी, उतार दी जाएगी। ये तब होता है जबकि ट्यूमर साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, उस वक़्त फिर हमें ये ऑप्शन लेनी पड़ती है। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर एक और बताना चाहूँगी कि इससे खौफज़दा होकर या इस वहम को लेकर बहुत सारे लोग हॉस्पिटल आने के लिए और भी ज़्यादा डिले कर देते हैं। हालांकि अगर ये ऑप्शन लेनी भी हो तो हमारे पास हर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी प्लास्टिक सर्जन्स मौजूद हैं जो कि ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। और बिल्कुल हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका, अगर हमने इस इलाज को हम अपनी ज़ुबान में मैस्टेक्टमी कहते हैं, कि अगर मैस्टेक्टमी की भी गई है तो मुकम्मल तौर पर ब्रेस्ट की रिकंस्ट्रक्शन भी हुई है। मेरे पास अपने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट थी एक, उसका ऐसे हमने इलाज किया और उसके बाद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट हुई। सो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका आगे इलाज मुमकिन है। हाँ, लेकिन जब आप शुरू के मरहल में आएंगे तो फिर हमें ये मैस्टेक्टमी यानी छाती उतारने का ऑप्शन नहीं होता, बल्कि सिर्फ गुठली जो है वो हम रिमूव करते हैं, और इस वजह से फिर ब्रेस्ट की वो डिस्टॉर्शन नहीं होती है जिससे ये खौफज़दा होते हैं। दूसरी चीज़ जो एक खौफ का एलिमेंट पाया जाता है इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में ख़वातीन का बाल वगैरह उतर जाते हैं तो लोगों क्योंकि वो तमाम चीज़ें जिसमें एक डिसफिगरमेंट खातून के लिए होती है वो एक परेशानी होती है। सो जो कीमोथेरेपी है इसके लिए भी मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहली बात कि वही वाले ड्रग्स यूज़ होते हैं हमारे मुल्क में जो कि बाहर होते होंगे। ऐसे नहीं है कि बाहर किसी और किस्म के हैं, हम क्योंकि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं हमारे पास किसी और किस्म के ड्रग्स हैं, ऐसे नहीं है, ड्रग्स वही हैं। अब दूसरी बात आ गई इनके साइड इफ़ेक्ट्स की। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स का ताल्लुक है, बिलीव मी एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी, ये टेम्प्रेरी है, ये बिल्कुल वक्ती है। जो बाल उतरने की बात हो रही है वो बिल्कुल वक्ती है, और विद इन 6 मंथ्स जो है पेशेंट बिल्कुल वैसे ही होगा जिसने अपना इलाज मुकम्मल करा लिया जैसे वो नॉर्मल था। उतने ही घने बाल, उतने ही होता है भवें के बाल गिरते हैं या पलकों के बाल गिरते हैं या थोड़ी और जो डिसफिगरमेंट आती है, ये एब्सोल्युटली वक्ती है। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें सारी की सारी आफ्टर द कीमोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है ओवर होती है तो वो सब कुछ वापस आ जाता है। तीसरी चीज़ आ गई रेडिएशनल थेरेपी जो हमें ऑप्शन लेनी पड़ती है। ये हर एक के लिए नहीं है, ये स्टेज वाइज चीज़ें प्लान होती हैं कि किसको सर्जरी करनी होगी, किसको हमने इन एडिशन कीमोथेरेपी देनी है, किसको इन एडिशन हमने रेडिएशंस देनी है यानी कि शुआएँ देनी हैं। इसी तरीके से भी शुआओं को भी कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं जिससे कोई आपकी अगली ज़िंदगी जो सी कोई मुतासर होगी या कोई ऐसे परमानेंट चेंजेस आएंगे। ये सब का सब एक वक्ती है। इसके अलावा आपने दवाइयाँ पूछी थी, वो हमारे पास कुछ ट्यूमर्स होते हैं जब हम उनके टेस्ट करवाते हैं तो वो ER PR पॉजिटिव, ये कुछ मेडिकल टर्म्स हैं कि जो तशखीस पर निकलते हैं। ये वो ट्यूमर्स हैं जिनको हमें हार्मोनल थेरेपी देनी होती है, और ये हार्मोनल थेरेपी जो सी है ये तकरीबन 5 साल के लिए कंटिन्यू की जाती है। और इनके भी कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन ज़रूर जब हम हार्मोनल थेरेपी दे रहे होते हैं इसके इलाज के लिए तो इनको साथ साथ हम कह लें कि अपने हॉस्पिटल में या क्लिनिक्स पर इन तमाम मरीज़ों को बाकायदगी से बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब, एक और बहुत ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं क्या उनमें ये भी चांसेस होते हैं कि एक दफ़ा आपने ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उसका इलाज कर लिया, दोबारा से हो सकता है? दोबारा से रिकरेंस के कह लें कि रिपोर्ट्स तो हैं और पूरी दुनिया में हैं, और सिर्फ इसीलिए ये जो अभी मैंने पहले बात की थी कि जब हम इलाज कर रहे होते हैं तो इनका फॉलो अप अगले 5 साल तक रखना ज़रूरी होता है कि इन पेशेंट्स को ये इनके लिए भी हम इनको हदायत भी यही करते हैं, डॉक्टरों को भी ये पता होता है कि अपने
इस पेशेंट को उसने हर सालाना तौर पर एग्जामिन भी करना है। कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें CT स्कैन्स हैं या MRI है, या इन टेस्ट को हम इनका करवाते रहते हैं यही चीज़ देखने के लिए, कहीं फॉलोअप के लिए आपको ये टेस्ट रिपीट करने बिल्कुल। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं कि वहाँ पर कहीं दोबारा फूट जाता है या कुछ है, ऐसे नहीं, दूसरी छाती के लिए भी तो देखना होता है। एक छाती का तो इलाज हुआ, लेकिन चांस जिसको एट रिस्क है और जब एक कैंसर हुआ तो दूसरी छाती का भी तो मुआयना साथ ही करना बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी नाज़रीन, हमने बात कर ली है कि इलाज यहाँ पर किस कदर जो है वो मुस्तनद मौजूद है और इसके साथ साथ इलामात क्या हैं, कौन लोग हैं जो कि हाई रिस्क पे होते हैं। डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि इस तमाम प्रोग्राम का मकसद और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का मकसद, क्योंकि अभी हमें क्लोजिंग की तरफ भी जाना है, तो प्रिवेंशन के लिए सबको क्या करना है? इससे बात करने के से रिलेटेड ही मैं एक जिक्र करना चाहूँगी कि हम पहले जैसे बात करें कि हमारे मुल्क में बहुत बढ़ गया है या कुछ ऐसे है, वो खौफ हमारा जो है नहीं, हमारा जो रेशो, जो स्टेटिस्टिक्स हमने अपने ब्रेस्ट क्लिनिक्स का जो स्टेटिस्टिक्स निकाले, जितने पेशेंट्स हमने थे, तो उसमें हमारा भी रेशो निकलता है 1 in 9, एवरी 9th वुमन। यही रेशो जौन सा है वो कह लें कि अमेरिका भी यही अपना 1 in 9 कह रहा है, कनाडा 1 in 8 कह रहा है, चाइना भी 1 in 9 कह रहा है, यानी कि हम उन सब से रिलेटेड हैं एज फार एज दिस रिस्क ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर इज कंसर्न्ड। लेकिन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शराय अमवात ब्रेस्ट कैंसर की वजह से इन सब ममालिक से ज्यादा है जी। रिस्क उतना ही है, लेकिन हमारी खवातीन मरती ज्यादा हैं बिल्कुल एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। और उसकी वजह ये है कि डायग्नोस हमारे यहाँ बहुत बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि हमारे पास डायग्नोसिस बहुत लेट आता है। अब इसीलिए प्रिवेंशन की जौन सी बात है, उसकी प्रिवेंशन स्क्रीनिंग है, अपना खुद का मुआयना है। इसके अलावा जो हमने बातें की, गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल मत कीजिए। इसके अलावा गैर ज़रूरी में बिला वजह हार्मोन्स लेने मत कीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास ज़रा सा भी आपने कोई सिम्टम देखा है तो प्लीज़ मुस्तनिद डॉक्टर के पास फौरी रजू करें। एक बहुत सारा हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैं ज़रूर जो भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं मैं जिक्र करना चाहूँगी कि बहुत सारे डिलेज़, ये जो लेट प्रेजेंटेशन है, जब हम पूछते हैं कि आपने अपने आप को देखा ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था, तो वह कहेंगे कि पता तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि एक तो किससे बात करनी है, हाँ, किधर जाना है, और दूसरा था कि जाएंगे तो आगे वजह से भी जाना नहीं। दूसरी बात ये होती है कि फिर अपने जो स्पेशली हमारे जो देहाती या रूरल बैक एरियाज़ में है कि वो तावीज़ धागे की तरफ बहुत ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि लोग शर्माते हैं कि पता नहीं ये चीज़ डिस्कस किसी से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हटकर टाइमली जितनी डिटेक्शन हो जाएगी उतना आपकी ज़िंदगी भी महफूज हो सकती है। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपने शेयर की हैं। अब नाज़रीन, आपने ख्याल रखना है इन तमाम चीज़ों का, और खुदा न खास्ता अगर कोई भी ऐसा सिम्टम महसूस होता है तो फौरी तौर पर आपको मुस्तनिद डॉक्टर से रब्ता करना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आप। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जी उन स्टूडेंट्स से, जैसे कि कल हमने जिक्र किया था कि इंटर पार्ट 1 के नताइज का ऐलान किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे होनहार तलबा हैं, शानदार, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो ऐसे ही हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने माशाल्लाह से शानदार कामयाबी हासिल की है। 550 में से 535 नंबर उन्होंने हासिल किए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में वो इस टाइम से तालीम है, पार्ट 1 के पेपर हुए हैं और आगे वो कितने जी अपनी तैयारी को लेकर, और क्योंकि जब अच्छे नंबर आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ भी जाती है, लेकिन इस दफ़ा कुछ हालात उस तरह के भी हैं, बहुत सारे लोगों ने अच्छे नंबर ले लिए। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। मूसा ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मूसा। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे बताइएगा, सोच रहे थे कितने नंबर आ जाएंगे? हाँ जी, सोचा तो नहीं था कि इतने नंबर आ जाएंगे, मगर तैयारी थी। हाँ। और अल्लाह का शुक्र है और मेरे माँ बाप की दुआएं थी जिसकी वजह से मेरे इतने नंबर आ गए और मैं कामयाब हो गया। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि इतने नंबर आने का क्रेडिट बहुत सारे लोग दे रहे हैं कि अच्छा सिर्फ क्योंकि कम पेपर्स हुए हैं, इलेक्टिव सिर्फ सब्जेक्ट्स के पेपर हुए हैं, थोड़ा सा मार्जिन मिल गया तो आप समझ रहे हैं कि आपसे तैयारी ज़्यादा अच्छी हो गई, या इससे पहले भी ऐसी तैयारी करते थे? नहीं, इससे पहले भी मैं इसी तरीके से तैयारी करता था, मगर उर्दू, इंग्लिश और जो ये सब्जेक्ट्स है इनके पेपर ना होने की वजह से ज़ाहिर बात है कि हमें क्रेडिट मिला थोड़ा स्टूडेंट्स को, और हमारे पेपर इसकी वजह से आसान हो गए। और जब
सब्जेक्ट ही थोड़े हों तो तैयारी बंदा उन्हीं सब्जेक्ट की अच्छी तरीके से कर लेता है। यानी तो यही आपके हुआ। पास ये ऑप्शन थी कि अच्छा कम पेपर हो रहे हैं, सब्जेक्ट्स हाँ जी। कम हैं, तो आपने उसकी अच्छी तैयारी कर तैयारी ली, की। टाइम आपको अच्छा मिल गया। हाँ जी। अच्छा मुझे बताइएगा, नॉर्मली उतना ही टाइम देते हैं पढ़ाई को जितना अब दिया, या पहले वाले पेपर में मैट्रिक में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो अगर दोनों का कंपैरिजन करें उतनी मेहनत की है? हाँ जी, दोनों में तकरीबन मैंने बराबर मेहनत की है। मतलब सुबह के टाइम कॉलेज और शाम के टाइम एकेडमी जाता था, और उसके अलावा जैसे जैसे पेपर करीब आते गए तो मैंने अपनी जो टाइम ड्यूरेशन है स्टडी का वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाता गया। अच्छा, कोविड में क्या रूटीन रही, कितना टाइम अपनी कोविड study की को वजह से मतलब अपना तो मैं बताऊँ तो मेरा तो नुकसान हुआ था, क्योंकि बिल्कुल कॉलेजेस बंद, अकेडमीज बंद, बिल्कुल घर में पढ़े रहते थे, तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। सही। अच्छा मुझे बताइए, गवर्नमेंट कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, क्या रोल रहते हैं आपके इदारे का, कितना स्टैंडर्ड होता है, और साथ जहां आप पढ़ रहे हैं असातिज़ा, ऑब्वियसली आप नहीं जा सके कोविड की वजह से, तो उसको भी आपने मिस किया जो वहां पर असातिज़ा पढ़ाते थे? आप समझते हैं कि अगर वो साथ साथ स्टडी चलती रहती तो आप ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते थे? हाँ जी, मैं समझता हूँ कि अगर साथ साथ स्टडी चलती रहती कोविड के दिनों में भी, तो फिर हम ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते थे, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कम हो गया तो कोविड की वजह से, तो हमें थोड़ा देर में ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी। और मैं समझता हूँ कि इदारे का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और गवर्नमेंट कॉलेज जैसा इंस्टीट्यूट आपको ग्रूम भी बहुत ज़्यादा करता है, और उसके उस्ताद कराम जो होते हैं वो भी बहुत आला टीचर्स किस्म की के। हेल्प रही थी आप? हाँ जी, टीचर्स की तो ज़ाहिर बात है, टीचर्स के बगैर कोई बच्चा कामयाब ही नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ, तो टीचर्स को सबसे फर्स्ट क्रेडिट जाता है। इसके अलावा घर में पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं स्टडी को लेकर? पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्टिव है मेरे, वो कहते हैं कि पढ़ो टाइम पे और अच्छे तरीके से पढ़ो, मगर अपने सर पे एक तरह का स्टडी को सवार नहीं करना, और सिर्फ पढ़ाई ना करो, साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ लेके चलते ये रहो। बहुत अच्छी चीज़ है, आपको रिलैक्स रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी आप अच्छा पढ़ सकते हैं जब आप मेंटली रिलैक्स हो। हाँ जी, तो मुझे ये बताएगा, इंस्पिरेशन है कोई जिसको देख के आप कहते हैं कि जी फैमिली में, या कोई जिस जैसा आप बनना चाहते हैं कि जी यहाँ पे इस लेवल पे मैंने भी पहुँचना है? इंस्पिरेशन मेरी, जो मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इलामा इकबाल वहीं से पढ़े हैं, तो इलामा इकबाल की शेर व शायरी का भी मुझे शौक़ है, ज़बरदस्त। और इनका सुनने का भी शौक़ है, और वो भी पढ़ाई में मतलब बहुत आला उन्होंने मुकाम हासिल किया, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा मुझे बताइएगा, ऑनलाइन आपकी क्लासेस होती रही होंगी? हाँ जी, ऑनलाइन तो क्लासेस। ऑनलाइन स्टडी और फिजिकली आपका क्लास में मौजूद होना, डिफरेंस कुछ लगा उसमें दोनों में? हाँ जी, ज़ाहिर बात है डिफरेंस तो होता है। फिजिकल मतलब टीचर सामने, टीचर से कोई क्वेश्चन करना वो आसानी होती है। ऑनलाइन में इंटरनेट का थोड़ा, क्लासरूम के एनवायरनमेंट को आपने मिस किया? हाँ जी, क्लासरूम के इन्वायरमेंट को थोड़ा मिस किया, और टीचर से जो इंटरेक्ट होकर पढ़ा जाता है मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होता है ये कि ऑनलाइन करें। सही। और ऑनलाइन में बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो मुश्किल होता है संभालना। सही। तो मुझे ये बताइएगा, आप सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं? मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग्स। अकाउंटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे शुरू से ही बिजनेस का शौक है, तो अकाउंटिंग मुझे आसान रखता है, और जो मेरे उसके टीचर हैं वो मेरे फेवरेट टीचर हैं, तो इसकी वजह से और आसानी हो गई है। अच्छा जी, अब तो इलेक्टिव पेपर्स हो गए, और कोविड की वजह से अब हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हैं, और आगे अगर आप पार्ट 2 के लिए अपनी तैयारी करते हैं, आप कॉलेज भी अब जा रहे होंगे, हाँ जी, तो अब प्रॉपर अगर उस तरफ स्टडी के सिनेरियो की तरफ आना पड़े तो क्या इतनी ही मेहनत करेंगे, इससे डबल मेहनत करेंगे, और क्या आप सोचते हैं कि इतने नंबर दोबारा आप ले सकते हैं? हाँ जी, अल्लाह पे यकीन तो है कि इतने नंबर दोबारा मिलेंगे, और मेहनत ज़ाहिर बात है, जब पेपर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, और उर्दू इंग्लिश सब्जेक्ट वैसे मुझे आसान लगते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मेरे ज़्यादा नंबर भी आ सकते हैं। सही। अच्छा जी, लेकिन अब मेहनत डबल करने की ज़रूरत है। हाँ ये जी। आपके साथ साथ बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स को भी हमारा यही मैसेज होगा। पढ़ाई के साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जिसमें टाइम आप अपना स्पेंड? पढ़ाई के साथ एक्टिविटीज़ बहुत सी है, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, मतलब फुटबॉल और क्रिकेट का तो मुझे मतलब क्रेज़ है बिल्कुल उसमें। और एक हफ्ते पहले मैंने यूट्यूब पे व्लॉगिंग का चैनल भी शुरू किया, तो अब से मेरी ये भी मसरूफी कितना टाइम आप अपने खेल को देते हैं, कितना टाइम पूरे दिन में आप पढ़ाई को देते हैं? ये बड़ी बिजी रूटीन होती है ना, कि आप सुबह उठ रहे हाँ हैं, जी। कॉलेज जा रहे हैं, उसके बाद टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पढ़ाई की एक तरह का फिक्स टाइमिंग होती है कि सुबह कॉलेज जाना है, शाम को एकेडमी जाना है, और उसके अलावा 1 घंटा सेल्फ स्टडी में देना है। उसके अलावा जो सा टाइम बाकी बचता है उसमें स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो मैं। सही। तो स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, जिनके नंबर कम आए हैं या जो रिलैक्स रहे हैं कोविड की वजह से, अब आगे डबल मेहनत की उनको ज़रूरत है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिनके नंबर कम आए हैं मैं तो उनको मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा मेहनत करें, और नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, सबसे पहली बात तो ये है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा कि क्लासेस अब आपकी हो रही हैं और आप उस तरह ही रूटीन में पढ़ाई कर रहे हैं कि आप टाइम ज़्यादा देना शुरू किया? नहीं, अब थोड़ा टाइम ज़्यादा देना शुरू कर दिया, क्योंकि पेपर्स अब पूरे सब्जेक्ट्स के होने हैं, उर्दू इंग्लिश, और वो
होते आसान ही हैं मगर उसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि वो उसमें डिक्शनरी सब कुछ, मीनिंग्स वगैरह, सेंटेंसेस सब कुछ याद करना पड़ता है, तो टाइम मैंने ज़्यादा देना शुरू कर दिया अब से। सही। अच्छा जी, पढ़ाई को जब तक जितना आप टाइम नहीं देंगे तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसमें आगे बढ़ सकें। गवर्नमेंट कॉलेज का आपकी कामयाबी में कितना रोल है? आप समझते हैं कि जी इतने नंबर आपने हासिल किए हैं, कहीं ना कहीं इसमें आपके इदारे का भी किरदार है? हाँ जी, कहीं ना कहीं इदारे का क्रेडिट भी, हाँ जी, क्रेडिट इदारे को जाता है, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं उसमें, और वो जिस तरह गाइडेंस देते हैं तो मेरे ख्याल से हर बच्चे के अच्छे नंबर आ सकते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स को सारा क्रेडिट गवर्नमेंट जाता कॉलेज है। वैसे भी जाना हर किसी की ख्वाहिश होती है, स्टूडेंट्स की तो खास तौर पर। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन नौजवानों को जो कि ख्वाहिशमंद हैं कि जी वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं? कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है? हाँ जी, आपको मैट्रिक में सबसे पहले तो ये बात है अच्छे नंबर से कामयाब होना पड़ेगा। उसके अलावा अब तो गवर्नमेंट कॉलेज ने अपने टेस्ट और इंटरव्यू भी शुरू कर दिया, तो उसकी अच्छी तरह तैयारी करें और अल्लाह से दुआ करें, और बाकी जो हाँ जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है मेहनत। और अगर आप मेहनत करेंगे तो फिर जी आप किसी भी, ना सिर्फ आप इम्तिहानात की हम बात कर लें, किसी भी फील्ड में हो आपको मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है, जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेकर चलती है। और इसकी एक मिसाल हमारे सामने मूसा भी मौजूद हैं, जिन्होंने मेहनत करके ये शानदार कामयाबी हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया मूसा, गुड लक। आप इसी तरह से मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करते रहें। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। में हम शामिल कर लेते हैं सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले जानते हैं वीकेंड है, मौसम कैसा रहेगा। कोमल की तरफ चलेंगे। कोमल, बताइएगा मौसम इस वक्त शहर का कैसा है और दिन भर कैसा रहेगा? शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज भी मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार है। सूरज ने भी आंखें दिखाई हुई हैं, और चूंकि सर्दी का भी एहसास बढ़ गया है तो ये जो दिन के आगाज़ में सूरज आंखें दिखाता है, ये बहुत ही ज़्यादा सुकून सा महसूस होता है। लेकिन जब दोपहर के औकात होते हैं तो यही सूरज जो है शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बनता है। शहरी जो है इसी सूरज से छुपाते दिखाई देते हैं, क्योंकि दोपहर के औकात में गर्मी महसूस की जाती है। और महकमा मौसम की जानिब से आज पेशगोई भी ये की जा रही है कि मौसम जो है वो खुश्क रहने वाला है। ना सिर्फ आज बल्कि आइंदा कुछ रोज़ में भी जो है मौसम इसी तरह खुश्क रहेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शहरियों को जो है मौसम में तब्दीलियों जो होंगी उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% है और हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम बाहर का इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा सुहाना है। शहरी इस मौसम को एंजॉय करते हुए अपने काम काज की तरफ रवां दवां भी दिखाई दे रहे हैं, और सुबह के नाश्ते के साथ जो है वो लुत्फ अंदोज होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह बात करूँ मैं आज दिन भर कम से कम दर्जा हरारत के हवाले से, तो आज दिन भर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि मौसम जो है वो आज अपने जो है तब्दीलियाँ दिखाएगा और गर्मी भी महसूस की जाएगी। ठीक है कोमल, थैंक यू सो मच, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई। और आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। मेरे पास जी वीवो के आज डिफरेंट मॉडल्स हैं। अगर आप प्लान करें मोबाइल ख़रीदने के लिए और आपने वीवो मोबाइल लेना है तो डिफरेंट प्राइसेस हैं, शेयर कर लेते हैं। वीवो V9 मोबाइल अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये आपको मिलेगा जी 29,999 रुपये में। वीवो Y12 मोबाइल 24,999 रुपये। वीवो Y15 मोबाइल है 25,999 रुपये। वीवो Y20s मोबाइल है 29,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। तो मोबाइल रेट्स आपने जान लिए, बराह रास्त लिए चले। अभी हमने जानने आज के भाव क्या हैं। रुमेल अस्कर की तरफ चलेंगे। जी रुमेल, सब्जियां खरीदना जो है वो आवाम के लिए एक इम्तिहान से कम नहीं रहा। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कोई भी सब्जी जो है वो आलू और पालक के अलावा 100 रुपये से कम कीमत में मौजूद जो है वो नहीं है। हर सब्जी जो है वो 100 रुपये या इससे ज़ायद कीमत में जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। मेथी 200 रुपये किलो, जबकि करेला जो है वो भी 200 रुपये किलो में यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर सब्जियाँ ख़रीदने आए हैं, इनसे बात करेंगे। अजी बताइएगा कि क्या मामला है सब्जियों के साथ, आप इन दुकानदार से बहस कर रहे हैं, क्या कितनी महंगी सब्जियां हैं? मेरे भाईजान कोई भी सब्जी जो है 100 रुपये से कम नहीं है, ठीक है ना। ये आवाम की पहुंच से दूर हो गया है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई गौर करे। तो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है और तनख्वाह इतनी नहीं है, 15 से 16,000 18,000 तनख्वाह है, और जो सब्जियाँ हैं वो 100 रुपये से कम नहीं है। तो वो मेहरबानी करे वहाँ पे, ठीक है ना। तो खान साहब को चाहिए
कि इन्हें कोई अपना महंगाई कम करें। पेट्रोल रोज़ बरोज़ महंगा होता जा रहा है, सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, चीनी, दाल, चावल जी। तो लोगों को किस कदर मुश्किलात हैं, रुमेल ने हमें बताया कि परेशानी का आलम यह है कि कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं जिसकी कीमत जो है वो 100 रुपीज़ से कम है, तो जिससे लोग भी परेशान नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। नॉर्मली आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि जी आपसे कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर, लेकिन अब ये मुलाकात का दौरानिया थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आप सभी लोगों की बहुत सारी दुआओं की भी मुझे ज़रूरत है और मैं क्योंकि छुट्टी पर जा रही हूँ, मैटरनिटी लीव पर, तो इंशाल्लाह अब आपकी मेरी मुलाकात जो होगी वो तकरीबन 1-1.5 महीने बाद होगी। तो शो में आपको दोबारा से हम ज्वाइन ज़रूर करेंगे, ये सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा और हम आपको जो है वो बाखबर रखते रहेंगे, ये शो इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन अब ये जिम्मेदारियां जो है मेरी गैर मौजूदगी में सीमल हाशमी निभाएंगी और आपको शो में जो है इसी तरह से बाखबर भी रखेंगी। मेरी और आपकी मुलाकात इंशाल्लाह मेरी छुट्टी के बाद होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में अपनी याद रखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।